ये 1980 का दौर था। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर अपराधियों का अड्डा बना हुआ था। रात को क्रिमिनल गैंग्स किसी भी राह चलते शख्स को लूट लेते, पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। दुनिया में शहर इतना बदनाम हो चुका था कि लोग कहते थे कि न्यूयॉर्क जा रहे हो, अपनी जेब संभाल कर रखना वरना लूट लिए जाओगे। इन अपराधियों की दहशत के बीच 32 साल का एक शख्स नमूदार होता है जो इसी शहर में इन्वेस्टर बनने की कसम खाता है। अपने नाम से एक बिल्डिंग खड़ी करता है। वो इतना बड़ा व्यापारी बनता है कि पूरी दुनिया उसे जानने लगती है। और अब इतने बरस के बाद 20 जनवरी 2025 को उस बंदे ने, उस शख्स ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड जॉन ट्रंप की। 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने बाइडेन सरकार के 78 फैसलों को एक झटके में रद्द कर दिया और तकरीबन नए 200 फैसले लिए। इनमें अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगाना, टिकटॉक बैन को टालना, क्यूबा को आतंकवादी देशों की लिस्ट में डालना, गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलना और WHO से अमेरिका की छुट्टी जैसे फैसले शामिल हैं। इन फैसलों की खूब चर्चा हो रही है, इसलिए आज के शो में हम इन पर विस्तार से बात करेंगे और जानकारों से समझेंगे कि इसका अमेरिका और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा डोनाल्ड ट्रंप के पहले दिन लिए गए फैसलों की। Brought to you by Sensodyne K and ITIL। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। इन फैसलों या आदेश को अंग्रेजी में कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ये क्या होता है साहब? ये ऐसे एक तरफा आदेश होते हैं जो कानूनी ताकत रखते हैं। जाहिर सी बात है कि जब खुद राष्ट्रपति आदेश दे रहे हैं तो उसमें दम तो होगा ही, पर अमेरिका के कानून के मुताबिक इन आदेशों को कांग्रेस में चैलेंज किया जा सकता है। पर डोनाल्ड ट्रंप के इस सत्र में इन आदेशों को चैलेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि अमेरिका के सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी दोनों सदनों में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। इसलिए इन आदेशों को चैलेंज करने में, चुनौती देने में दिक्कत आएगी। बहरहाल हम इन आदेशों के बारे में बताएं उसके पहले जानते हैं 20 तारीख को यानी शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन क्या हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की शपथ के कुछ ही घंटों पहले पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ लोगों को क्षमा दान दिया। इनमें वो लोग भी शामिल थे जिन पर ट्रंप के कार्यकाल में मुकदमे चलाए जाने की आशंका थी। इनमें 3 ऐसे लोगों का नाम मुख्य तौर पर शामिल था जिनकी आलोचना ट्रंप अक्सर करते हैं। इनमें से एक थे डॉक्टर एंथनी फॉसी। ये इम्यूनोलॉजिस्ट हैं। कोविड-19 के आपातकालीन इंतजाम को लेकर के इनकी ट्रंप से तनातनी थी। दूसरे थे जनरल मार्क मिले। इन्होंने 2019 से 2023 तक जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की अध्यक्षता की। ये क्या है? ये एक सीनियर मिलिट्री लीडर्स का एक पैनल है। इन्हें ट्रंप ने ही नियुक्त किया था, लेकिन बाद में जनरल मार्क ट्रंप के आलोचक हो गए। इसके अलावा बाइडेन ने अपने परिवार के कुछ लोगों को भी क्षमादान किया। बाइडेन ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल अटैक की छानबीन करने वाली एजेंसी के कुछ मेंबर्स को भी क्षमादान किया। इस कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में ट्रंप पर विद्रोह में मदद करने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने बार-बार इस समिति के सदस्यों को धमकी दी थी कि वो उन्हें जेल भेजेंगे। बाइडेन की क्षमादान की चर्चा के बीच ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ। उसकी कुछ झलकियां देखिए और ये भी सुनिए कि शपथ ग्रहण समारोह में वो क्या बोले। Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States This one really mattered. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. ये अमेरिकी सरकार की आधिकारिक नीति होगी कि केवल 2 ही जेंडर हैं, मेल और फीमेल। अमेरिका में अवैध प्रवेश तुरंत रोक दिया जाएगा। हम लाखों करोड़ों अपराधियों को वहां भेजने की प्रक्रिया शुरू करेंगे जहां से वो आए थे।
हमारी सरकार विश्वास के संकट का सामना कर रही है। कई वर्षों तक एक कट्टरपंथी और भ्रष्ट सरकार ने हमारे नागरिकों से संपत्ति छीन ली, जबकि हमारे समाज के स्तंभ टूट चुके थे। अमेरिका का स्वर्ण युग अभी से शुरू हो रहा है। इस दिन से हमारा देश फिर से विकास की ओर बढ़ेगा और पूरी दुनिया में इसकी इज्जत अफजाई होगी। बाकी सभी देश हमें एक चुनौती की तरह देखेंगे। हम किसी को भी अपना फायदा उठाने की इजाजत नहीं देंगे। शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए। जो बाइडेन, जो कि आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को, जो उनके प्रतिद्वंदी रहे, उनको वेलकम होम कह करके उनका स्वागत किया व्हाइट हाउस में। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के पहले ही दिन कई ऐसे फैसले लिए जिसके वादे वो अपने चुनावी कैंपेन में, अपने प्रचार में करते रहे थे। हम आज उनके 5 बड़े फैसलों पर चर्चा करेंगे। पहला फैसला है इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लॉ। ट्रंप ने अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर इमरजेंसी घोषित कर दी है। ट्रंप ने सेना को बॉर्डर सील करने के आदेश दिए हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि सीमा से लगे हुए देशों से अमेरिका में ड्रग्स लाया जाता है, मानव तस्करी होती है, यहीं से अपराधियों के अड्डे भी पनप रहे हैं। उन्होंने ऐसे ही कई अपराधियों के गिरोहों को आतंकवादी संगठन की लिस्ट में डाल दिया है। इनमें ड्रग्स कार्टेल्स और अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों के नाम हैं। सबसे ज्यादा चर्चा अल सल्वाडोर के MS-13 और वेनेजुएला के ट्रेन डी अरागुआ की हो रही है। ये अब आधिकारिक तौर पर आतंकी संगठन बन चुके हैं अमेरिका के लिए। इसके अलावा ट्रंप ने सिटीजनशिप लॉ को बदलने की भी कोशिश की है। ट्रंप ने आदेश दिया है कि उन बच्चों के जन्म आधारित नागरिकता को स्वीकार नहीं किया जाएगा जिनके माता पिता अवैध आप्रवासी हैं और जो अस्थायी वीजा पर अमेरिका में हैं। हमने अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तिदर खान से बातचीत की। उनसे पूछा कि ट्रंप के इस फैसले का क्या असर पड़ने वाला है। कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर आप अमेरिका में पैदा हुए तो आप अमेरिकन सिटीजन हो जाओ। ना सिर्फ अमेरिका में, अगर अमेरिका के किसी बेस पे पैदा हो गए आप तो आप अमेरिकन सिटीजन बन जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा चंद साल पहले ओबामा के खिलाफ सेनेटर जॉन मैकेन कैंपेन लड़े थे। तो जॉन मैकेन अमेरिका में नहीं पैदा हुए थे, वो अमेरिका के एक मिलिट्री बेस पे पैदा हुए थे। सो दैट मेड हिम एलिजिबल टू रन फॉर प्रेसिडेंट। जैसा मैं सिटीजन हूँ लेकिन आई एम नॉट एलिजिबल क्योंकि मैं अमेरिका में पैदा नहीं हूँ। सो आई कांट रन फॉर प्रेसिडेंट विदाउट अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बर्थ राइट ये चीज़ होती है कि लोग क्या करते हैं, छुट्टी पे आते हैं, वेकेशन पे आते हैं और बच्चा पैदा करके चले जाते हैं। तो बच्चा जो है सो वो सिटीजन बन जाता है, फिर बाद में जाके वो पेरेंट्स को बुला लेता है जब वो 18 साल का हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ रुक जाते हैं बच्चे के खातिर और उसको एंकर बेबीज कहते हैं। तो वो बच्चे के खातिर जजेस वगैरह डिपोर्ट नहीं करते। तो ट्रंप चाहता है कि वो ही ख़त्म कर दे। तो ये जो अपील है, जैसा कि स्टूडेंट्स आए हुए हैं, अब कई PhD स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं यहाँ पर, तो बच्चे उनके सिटीजन्स हो जाते हैं। सो देन इट बिकम्स इजियर टू स्टे। तो ही वांट्स टू कट दैट ऑफ। नंबर 2, ट्रंप ने ऐसा फैसला लिया कि अमेरिका का अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, वो उसका हिस्सा नहीं रहेगा। ट्रंप कोरोना से निपटने के लिए WHO के कदमों की आलोचना भी करते रहे हैं। वो पहले भी कहते आए हैं कि राष्ट्रपति बने तो WHO की अमेरिका से छुट्टी हो जाएगी। अपने पहले कार्यकाल में भी उन्होंने ऐसी कोशिश की थी, लेकिन फिर 2020 के अंत में चुनाव हो गए, बाइडेन प्रेसिडेंट बन गए और ट्रंप ऐसा नहीं कर सके। ट्रंप WHO पर अमेरिका से पैसे लूटने का भी आरोप लगाते रहे हैं। WHO के अलावा पेरिस एग्रीमेंट से भी अमेरिका ने अपना नाम वापस ले लिया है। 2015 में यह समझौता पेरिस में हुआ था। इसका मकसद था दुनिया को क्लाइमेट चेंज से बचाना और कार्बन एमिशन, कार्बन उत्सर्जन कम करना। विकसित देश इस समझौते के तहत मोटा पैसा फंडिंग के रूप में देते थे। ट्रंप शुरुआत से इसके आलोचक थे। अपने पहले कार्यकाल में भी उन्होंने समझौते से अमेरिका को निकाल लिया था, लेकिन जो बाइडेन ने यह समझौता बहाल कर दिया था। अब ट्रंप फिर वापस आ गए हैं, फिर से उन्होंने इस समझौते से पीछे हटने का फैसला ले लिया है। सुनिए जानकार WHO और पेरिस एग्रीमेंट के मसले पर क्या बता रहे हैं। जिस हिसाब से पेरिस पीस एग्रीमेंट चल रहा था, बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन काफी उपलब्धियां हुई थी। खासकर वैसे देश जो ऐतिहासिक रूप से कार्बन उत्सर्जन के शिकार रहे हैं और जिनका कारण डेवलप्ड कंट्रीज ही हैं, और खासकर उसमें अमेरिका का सबसे बड़ा रोल है। तो पेरिस पीस एग्रीमेंट के वापस हो जाने से जो या उससे बाहर निकल जाने से
अमेरिका को भी क्षति पहुंचेगी कि लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस इसके देखे जा रहे हैं। और ये माना ये जा रहा था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो इस शताब्दी के अंत तक 2.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। WHO से अमेरिका के हटने का प्रमुख कारण था जो पैंडेमिक में जो रिस्पॉन्स था, खासकर वो मास्किंग और तमाम तरह के जो उन्होंने वैक्सीन्स डेवलप किए थे जो काफी कारगर नहीं हुए थे और बहुत लोगों की जान गई थी। और हमने पिछले टर्म में भी देखा था ट्रंप ने मास्क का काफी विरोध किया था, मास्क लगाने का। तो उस दिशा में भी अगर हम देखें तो ये उसी का ये कहें आप एक्सटेंशन है जो उन्होंने 2020 में जब उनका टर्म खत्म हो रहा था उसके पहले से उन्होंने कहा था कि हम WHO से वापस लेंगे। नंबर 3, टिकटॉक बैन का मुद्दा। ये मुद्दा पिछले 3 साल से अमेरिका में छाया हुआ है। जो बाइडेन सरकार ने इस ऐप को बैन करने की पूरी तैयारी कर ली थी। आरोप लगे कि टिकटॉक जो है चीन को डेटा बेच रहा है, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उससे उसके संबंध हैं, ऐसे आरोप थे। 2023 में टिकटॉक के CEO की अमेरिकी कांग्रेस में पेशी भी हुई थी। उसकी चर्चा हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में विस्तार से की है, उसका लिंक आपको दे दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। कयास लगाए जा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आने के साथ ही टिकटॉक को बैन कर देंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। टिकटॉक के CEO को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया और इस बैन को 75 दिनों के लिए टाल दिया गया। इसके साथ ही ट्रंप ने 100 दिनों के भीतर चीन की यात्रा करने की इच्छा भी जता दी। हमने जानकार से पूछा कि ट्रंप के इस कदम के पीछे क्या वजह हो सकती है। उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसको रिवर्स कर दिया फॉर 75 डेज, इस शर्त से कि 50% अमेरिकन ओनरशिप होनी चाहिए आफ्टर। सो 75 डेज है जो बाइडेन ने कंडीशन रखी थी कि वो बेच दे टू एन अमेरिकन। दैट दे डिडंट वांट टू डू बिकॉज टिकटॉक के 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेंबरशिप जो लोग साइन अप किए हुए हैं, मतलब मिलियंस ऑफ मेंबर्स हैं। दूसरी उसका एल्गोरिथम जिसका वो सर्च जिस तरह से वो आपको कनेक्ट करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ट्रंप, मुझे लगता है कि ट्रंप के लिए बहुत सियासी महंगा पड़ेगा, क्योंकि टिकटॉक को बैन करने की सिर्फ एक वजह थी कि अमेरिका में ये समझते हैं कि टिकटॉक के वजह से अमेरिका की जो अगली जनरेशन है वो पूरी की पूरी प्रो पैलेस्टाइन एंटी इजराइल हो गई। तो जो एंटी इजराइल सेंटिमेंट आपको यूनिवर्सिटीज में दिखता है, प्रो पैलेस्टाइन सेंटिमेंट वगैरह, ये सिर्फ टिकटॉक पे है, क्योंकि सिर्फ टिकटॉक एक ऐसा सोशल मीडिया है जहां पे ट्रूली फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नंबर 4, ट्रंप ने कैपिटल हिल दंगों में आरोपियों की सजा माफ कर दी है। करीब 1500 लोगों को माफी मिली। 6 जनवरी 2021 को ट्रंप के समर्थक कैपिटल हिल बिल्डिंग में चढ़ गए थे। हुआ यह था कि ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार मानने से इनकार कर दिया था और ट्रंप के समर्थन में उनके ये समर्थक वहां पर ऐसा पहुंचे और उन्होंने ऐसा किया। कैपिटल हिल के अंदर खूब तोड़फोड़ भी हुई थी। उस समय बाइडेन सरकार में इन लोगों पर केस दर्ज हुए थे, कुछ को सजा भी मिली, पर अब ट्रंप ने सभी आरोपियों को माफ कर दिया है। माफी पाने वालों में धुर दक्षिणपंथी समूह ओथ कीपर्स और प्राउड बॉयज के सदस्य भी हैं। इनके सदस्यों पर देशद्रोह जैसे केस इसके पहले लगाए गए थे। जानकार से हमने पूछा कि ट्रंप अपने चुनावी कैंपेन में माफी वाली बात तो करते थे, लेकिन पहले ही दिन उनका लोगों को माफी देना किस ओर इशारा करता है। ट्रंप ने अपने तकरीरों में बार बार कहा कि मैं माफ कर दूंगा। जब उनसे प्रेस वाले पूछते थे तो जब वो टेढ़ा मेढ़ा जवाब देते थे इनसे, लेकिन उनकी तकरीरों से इट वाज क्लियर। अगर आप जनवरी 6 में पकड़े गए तो आपको ऐसा लग रहा था कि मेरी छूट हो जाएगी। और उन्होंने 500, लेकिन उनको दिस वाज अ डिफिकल्ट डिसीजन, क्योंकि 61% अमेरिकन इसके खिलाफ है। यानी ना सिर्फ डेमोक्रेट्स बट देयर आर आल्सो लॉट्स ऑफ रिपब्लिकन्स जिनको ये चीज पसंद नहीं आई कि ये बिल्कुल, मतलब दिस इज आतंकवाद था एक किस्म से वो व्हाट हैपेंड ऑन जनवरी 6। लेकिन उनको हिम्मत इसलिए आई कि खुद जो बाइडेन ने ऐसे हरकतें की। अगर आप जाके देखें, जो बाइडेन ने भी हजारों लोगों को पार्डन किया। इनफैक्ट लास्ट 15 मिनट पहले उन्होंने अपने पूरे खानदान को पार्डन कर दिया, कॉम्प्रिहेंसिव, जैसा कि सारे के सारे खानदान इज लाइक ए वॉर क्रिमिनल फैमिली। तो वो अपने खानदान को प्रीएम्प्टिवली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अब जो लोग
शिकायत कर सकते हैं ट्रंप की, उनके पास कोई मुंह नहीं रहा शिकायत करने का। नंबर 5, ट्रंप ने क्यूबा को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म लिस्ट में डाल दिया है। उन देशों की सूची है ये जिनकी सरकार आतंकवादियों को फंड करती है, अमेरिका जैसा मानता है। अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की लिस्ट जारी करता है। इस लिस्ट में ईरान और सीरिया पहले से हैं, लेकिन ट्रंप के आदेश के बाद इसमें अब क्यूबा भी शामिल हो गया है। कैरेबियाई सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है क्यूबा। 1959 में क्यूबा की आज़ादी के बाद से ही उसकी अमेरिका से तनातनी रही है। सोवियत यूनियन के दौर में क्यूबा के अच्छे संबंध थे उससे, वो सोवियत यूनियन के धड़े का ही एक देश कहलाता था। अमेरिका ने उस पर अतीत में कई पाबंदियां लगाई हुई थी, कुछ हटी हैं और कुछ अब भी जारी हैं। और अब स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म लिस्ट में शामिल होने के बाद ये पाबंदियां और बढ़ जाएंगी। जानकार से हमने पूछा कि अमेरिका के फ्लोरिडा में तो क्यूबन अमेरिकन की बड़ी तादाद रहती है। अमेरिका की 15 लाख की करीब आबादी जो है वहां पर, इस जगह पर क्यूबन आबादी है। इन्होंने चुनाव में ट्रंप को समर्थन भी दिया था, वोट भी दिया था। तो ट्रंप के विदेशी मंत्री मार्को रूबियो खुद क्यूबन अमेरिकन है। फिर क्यूबा को इस लिस्ट में क्यों डाला गया और ऐसा करने के पीछे ट्रंप की योजना क्या है, रणनीति क्या है? देखिए, क्यूबा से तलखी अमेरिका की बहुत पहले से, सोवियत जमाने से है। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हम सबने देखा था, जब सोवियत संघ 1961 में वहां प्लांट करना चाहता था मिसाइल, लेकिन उन पर अग्रीमेंट हुआ और वो वापस हुआ। तो और उस समय से अब तक क्यूबा की जो कम्युनिस्ट सरकार है उसका हमेशा विरोध करता है। और एक बहुत बड़ा तबका है जो तटीय इलाका है, जो पूर्वी तटीय इलाका है अमेरिका का, खासकर फ्लोरिडा स्टेट में रहता है। और मार्को रूबियो जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने हैं, उनकी फैमिली भी क्यूबा से आई है। और उनका ये मानना था कि हम इसको अपोज नहीं करेंगे, यानी क्यूबा को टेररिस्ट स्टेट बनने का जो बाइडेन ने प्रस्ताव वापस लिया था जनवरी 15 को, उसको फिर से बहाल करेंगे। तो ये थे 5 बड़े फैसले जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इनके अलावा भी ट्रंप ने पहले दिन कई और फैसले लिए, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका और अलास्का के डेनाली पर्वत का नाम बदलकर माउंट मैकिनले कर दिया गया है। ट्रंप ने आदेश दिया कि सभी सरकारी कर्मियों को दफ्तर आकर के ही काम करना होगा, यानी अमेरिका में वर्क फ्रॉम होम वाली सुविधा खत्म होने वाली है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, पुरुष और महिला। ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि पूरी दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है। और जो अमेरिका में ट्रांसजेंडर्स रहते हैं उनका अब अमेरिका में क्या होगा, खास तौर पर सरकार अगर उनको रिकॉग्नाइज नहीं करती है तो इस फैसले का मीनिंग क्या है? हमने एक्सपर्ट से पूछा। आई डोंट नो, आप लोगों को पता नहीं होगा क्या इलॉन मस्क के साथ भी ये हुआ है। तो इलॉन मस्क का एक लड़का लड़की बन गया और इलॉन मस्क डिड नॉट पे अटेंशन एंड ही रियलाइज कि कैलिफोर्निया में ऐसे लॉज हैं कि अगर बच्चा, सोचिए आप 7-8 साल का बच्चा अपनी टीचर से जाके कहता कि मैं लड़का नहीं लड़की हूँ एंड आई वांट टू चेंज माय जेंडर, तो वो दवाएं देना शुरू कर देंगे उसको, आपको बोले बगैर, पेरेंट्स को। तो दिस हैज बिकम ए बिग इशू फॉर रिपब्लिकन्स के पेरेंट के राइट्स मार दे रहे हैं, ये कल्चरल वॉर कर रहे हैं। तो इट हैज बिकम ए बिग इशू ऑल्सो, क्योंकि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है वो यहाँ के मर्दों को थोड़ा इमैस्कुलेट कर दिया कमजोर कर दिया। तो दिस वाज अ बैकलैश अगेंस्ट ये कल्चर, ट्रांसजेंडर और मैस्कुलिनिटी का रिवाइवल भी बड़ा जोश से हुआ। इमेजिन अगर बुमराह कहते हैं या कहिए कि शामी कहते हैं कि अब मैं औरत हूँ एट द एज ऑफ 45, इफ ही डिसाइड्स टू बिकम अ वुमन, तो वो बड़े आसानी से he'll be the fastest woman when it comes to bowling in cricket। सोचिए आप, लेडीज खेल सकेंगे शामी को नहीं ना, अब मर्द नहीं खेल सकते तो फिर क्या लेडीज क्या खेलेंगे? तो यहाँ पे वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया था, वेयर मेन वेर प्लेइंग ऑन वुमेन्स टीम बिकॉज दे वर आइडेंटिफाइंग एज वुमेन। तो इन्होंने कहा कि भाई आप जब आप पैदा होते हैं, जो आपको जेंडर असाइन किया जाएगा, हम वही जेंडर के ऐसा ट्रीट करेंगे, वेदर आप फौज में हो या जेल में हो। ट्रंप ने नेशनल एनर्जी इमरजेंसी की भी घोषणा की है ताकि अपने तेल भंडार को भरा जा सके। उन्होंने अलास्का में तेल, गैस और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े एक आदेश पर भी साइन किए। उन्होंने अमेरिका में ईंधन के लिए ज्यादा खुदाई करने का भी वादा किया। तो ये थे ट्रंप के पहले दिन लिए गए मुख्य फैसले। अब सुनिए उनके राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया भर के नेताओं की प्रतिक्रियाएं। हमने तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करने की जरूरत पर उनके बयान सुने हैं। बेशक हम इस नजरिए का स्वागत करते हैं और हम उनको अमेरिका का राष्ट्रपति पद ग्रहण करने पर बधाई देते हैं।
हम खुद को, पूरे यूरोप को ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। ट्रंप के आने के बाद हमारे पास एक अच्छा मौका है। वो एक मजबूत आदमी है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप और पूरे अमेरिका की सफलता की दुआ करता हूँ। यूक्रेन के लोग वास्तविक शांति हासिल करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। ये वाकई एक अच्छा मौका है। मैं इजरायली बंधकों को आज़ाद कराने की कोशिशों के लिए भी आपको शुक्रिया कहना चाहता हूं। बचे हुए बंधकों को वापस लाने, हमास की सैन्य क्षमताओं को खत्म करने और गजा में उसके राजनीतिक शासन को खत्म करने के लिए आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गजा फिर कभी इजराइल के लिए खतरा ना बने। मुझे यकीन है कि आपके नेतृत्व में हम अपनी साझेदारी के सबसे शानदार दिन देखेंगे। हम नासमझ नहीं हैं। बेशक नए राष्ट्रपति के आते ही अमेरिका के साथ मतभेद शुरू होंगे, जैसे जलवायु, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से जुड़े उनके बयान सुने तो साफ तौर पर हमारा नजरिया अलग है। इसलिए यूरोप को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और अपनी शांति और आज़ादी की ज्यादा मजबूती से रक्षा करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रंप की जीत दुनिया में लोकतंत्र के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। ट्रंप को अमेरिका पर शासन करने के लिए चुना गया था और मैं ब्राजील के राष्ट्रपति के तौर पर उम्मीद करता हूं कि उनका प्रशासन सफल हो और अमेरिकी ब्राजील के ऐतिहासिक साझेदार बने रहें। हम कोई लड़ाई नहीं चाहते, न वेनेजुएला के साथ, न अमेरिकियों के साथ, न चीन के साथ, न भारत के साथ और न ही रूस के साथ। हम शांति चाहते हैं। चीन आपसी सम्मान और साझेदारी के सिद्धांत पर अमेरिका से बातचीत को मजबूत करने, मतभेदों को सुलझाने और दोनों के लिए फायदेमंद साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। हमें उम्मीद है कि अमेरिका चीन के साथ मिलकर चीन अमेरिका आर्थिक और व्यापार संबंधों के स्थिर, स्वस्थ और सतत विकास को बढ़ावा देगा। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब कुछ सुर्खियां जान लीजिए। आज की पहली सुर्खी अफगानिस्तान से है। तालिबान सरकार ने कुछ अमेरिकी कैदियों की रिहाई का ऐलान किया है। ये रिहाई कैदियों की अदला बदली को लेकर के एक डील के तहत हुई है। हालांकि तालिबानी विदेश मंत्रालय ने इन कैदियों का नाम नहीं लिया और ना ही ये बताया कि इनकी संख्या कितनी है। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि ये डील कतर की मध्यस्थता में हुई और सिर्फ इतनी सूचना दी कि रिहा किए गए अमेरिकियों के बदले एक अफगानी मुजाहिद तालिबान को वापस मिला है। इसका नाम खान मोहम्मद है। 2 दशक पहले खान की गिरफ्तारी हुई थी और वो कैलिफोर्निया की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। हालांकि न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस ने अमेरिकी कैदी का नाम छापा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका नाम रेयान कॉर्बेट है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में अमेरिका समर्थित सरकार गिर गई थी और तालिबान ने सत्ता पर कब्जा जमा लिया था। तब रेयान अपने परिवार के साथ अफगानिस्तान में ही रहते थे। अगस्त 2022 में तालिबान ने एक बिजनेस ट्रिप पर उन्हें अरेस्ट कर लिया था। ये खबर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के अगले ही दिन आ रही है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने ही तालिबान के साथ डील की थी। इस डील के बाद अमेरिकी फौज का अफगानिस्तान से पीछे हटने का रास्ता तय हुआ था। अगली सुर्खी मिडिल ईस्ट से है। राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से जुड़े एक आदेश पर साइन किया। इसके तहत इजरायली सेटलर्स से सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। ये लोग वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स बना रहे थे। इन पर जो बाइडेन सरकार ने प्रतिबंध लगा रखे थे। फरवरी 2024 में बाइडेन ने ये फैसला लिया था। इसके तहत उन व्यक्तियों और समूहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जिन्हें अमेरिका वेस्ट बैंक में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा मानता है। इसके अलावा गाजा से अपडेट्स आई हैं। कुछ फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूएन की एजेंसी UNRWA ने युद्ध विराम के पहले दिन का जश्न मनाया और कहा कि करीब 470 दिन बाद गाजा के लोग बम धमाकों और हवाई हमलों के बजाय बच्चों के खेलने की आवाजें सुन पा रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में विस्थापित फिलिस्तीनी अपने क्षतिग्रस्त घरों की ओर वापस लौट रहे हैं। मलबे के बीच से गुजरते लोगों की वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक बड़ी मात्रा में मानवीय सहायता गजा में पहुंच रही है। 20 जनवरी को कुल 915 ट्रक इस इलाके में पहुंचाए गए। इस बीच गजा की सिविल डिफेंस विभाग ने दावा किया है कि उसने 20 जनवरी को मलबे के नीचे से 66 डेड बॉडीज बरामद किए। इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक से भी एक खबर आई है। फिलिस्तीनी वफा न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेटलर्स ने इजरायली सेना के संरक्षण में कुछ गाड़ियों और घरों को आग लगा दी। इसमें कम से कम 21 फिलिस्तीनियों के घायल होने की खबर
बताई गई है। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना आपको दे देते हैं। दी ललन टॉप पर 26 जनवरी से शुरू हो रहा है विशुद्ध मिडिल क्लास बकैती का सस्ता सुंदर काम चलाऊ शो, जिसका नाम है मध्यम वर्गीय। हर रविवार दोपहर 1 बजे आने वाले इस शो में होगी मिडिल क्लास के आचार विचार, जुगाड़, जिम्मेदारी, रिश्तेदारी के साथ चालाकियों, नादानियों और परेशानियों की बातें। आपके मज़े का प्रबंध खास है क्योंकि मिडिल क्लास में क्लास है। उसको भी देखिए और अपनी राय जताइए। दुनियादारी में आज इतना ही। देखते रहिए दी ललन टॉप।